केंद्रीय कर्मचारियों की मतगणना के लिए तैनाती के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर टीएमसी को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं है, इसी किसी भी कर्मचारी को तैनात कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दी पवन खेड़ा का सशर्त अग्रिम जमानत, कहा किसी की आजादी से खिलवाड़ नहीं हो सकता। जांच में सहयोग और बुलाने पर थाने में हाजिर होने का दिया निर्देश, बिना अनुमति देश न छोड़ने का भी निर्देश। मद्रास हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी ट्रांसफार्मर टेंडर घोटाले मामले में देरी और चुनिंदा जांच पर उठाए सवाल, कहा राजनीतिक हस्तियों को बचाने के लिए हो रही है लीपापोती, जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने का आदेश। जस्टिस स्वर्णकांता कोर्ट में न केजरीवाल पेश होंगे और न उनके वकील, कहा गांधीवादी सत्याग्रह करूंगा, नतीजे भुगतने को हूं तैयार। रिक्यूजल मामले में जस्टिस स्वर्णकांता की सुनवाई से न हटने का है विरोध। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे कोर्ट्स दिस वीक की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित न करने से साफ इंकार कर दिया। दरअसल चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह अपने 13 अप्रैल के परिपत्र का पूरी तरह पालन करेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मतगणना के दौरान वहां हर राजनीतिक दल के चुनाव एजेंट मौजूद होंगे, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि पर्यवेक्षक केंद्र सरकार का नामित अधिकारी है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की तैनाती पूरी तरह से चुनाव आयोग की अपनी संतुष्टि पर निर्भर करती है, क्योंकि वहां सभी पार्टियों के एजेंट मौजूद होंगे। सीपीआई एम नेता वृंदा करात की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2020 में भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के भाषणों में एफआईआर दर्ज करने लायक कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के एफआईआर न दर्ज करने के फैसले को सही ठहराया था। वृंदा करात ने अपनी याचिका में दोनों नेताओं के कई भाषणों का जिक्र किया। इनमें 27 जनवरी 2020 को एक रैली में अनुराग ठाकुर द्वारा लगाया गया नारा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को शामिल था। साथ ही 27 और 28 जनवरी 2020 को प्रवेश वर्मा द्वारा भाजपा के चुनाव प्रचार और मीडिया इंटरव्यू में दिए गए भाषण का भी उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस एक्ट 2026 के आधार पर रद्द किए हाईकोर्ट के फैसले याचिका में आरोप था कि इन भाषणों के जरिए सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों को बलपूर्वक हटाने की धमकी दी गई और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई गई। आरोप था कि मुसलमानों को हमलावर के रूप में पेश किया गया जो घरों में घुसकर बलात्कार और हत्या करेंगे। रिकॉर्ड की जांच के बाद जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाली बेंच को हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं मिला। हालांकि बेंच ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर का आदेश देने से पहले पूर्व मंजूरी लेना जरूरी है। कोर्ट ने टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर माना कि विचाराधीन भाषणों से कोई संज्ञेय अपराध जाहिर नहीं होता। ये बयान किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध निर्देशित नहीं थे और न ही इन्होंने हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष 26 फरवरी 2020 को प्रस्तुत
स्टेटस रिपोर्ट और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज कारणों समेत सभी तथ्यों पर विचार के बाद हम इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन द्वारा बार बार हड़ताल के आह्वान पर संज्ञान लिया और जिला न्यायपालिका को ऐसे कोर्ट बहिष्कार हड़तालों का ब्यौरा तैयार करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने व्यवधान के पैमाने का आकलन करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र तय किया और जिला न्यायपालिका व इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हम गौतम बुद्ध नगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निर्देशित देते हैं कि बार सदस्यों द्वारा ऐसे प्रस्तावों के कारण काम से विरत रहने वाले दिनों का विवरण हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजें। रिपोर्ट मिलने के बाद हमारे आदेश के तहत तत्काल कार्रवाई की जाए। हम हाईकोर्ट समिति से अनुरोध करते हैं कि जिला जज की रिपोर्ट की जांच कर तुरंत कार्रवाई करें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के निर्देश वकीलों की हड़ताल पर पहले के प्रतिबंध को लागू करने के लिए दिए गए। कोर्ट ने नोट किया कि गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन ने काम से विरत रहने के लिए बार बार प्रस्ताव पारित किए थे। सीजीआई कांत ने कहा, ऐसे बहिष्कार पहले के फैसले के तहत पहले से ही प्रतिबंधित है। इस कोर्ट ने दिसंबर 2024 में जिला बार एसोसिएशनों को काम से विरत रहने से रोकने के लिए फैसला सुनाया था। कोर्ट ने दर्ज किया कि यह मामला अकेला नहीं है बल्कि बार बार उल्लंघन से जुड़ा है। गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने काम से विरत रहने के बार बार प्रस्ताव पारित किए हैं। कोर्ट ने कहा, कोर्ट को यह भी बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुद्दे की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है, लेकिन लगातार व्यवधान को देखते हुए आगे की कार्यवाही जरूरी बताई है। गौतम बुद्ध नगर के वकीलों ने हाल के वर्षों में स्थानीय प्रशासनिक और पेशेवर मुद्दों को लेकर बार बार हड़ताल का आह्वान किया, जिससे अदालती कामकाज बाधित हुआ। मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के कार्यकाल के दौरान ट्रांसफार्मर टेंडर में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस अरुण मुरुगन की बेंच ने पूरी जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों से संबंधित जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित की जाती है। कोर्ट ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय को 2 हफ्तों के भीतर सारी सामग्री और अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। ये भी आदेश दिया कि रिकॉर्ड मिलने पर सीबीआई नए सिरे से जांच करे और कानून के अनुसार कार्यवाही करे। कोर्ट ने राज्य सरकार, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन और डीवीएसी को प्रभावी जांच के लिए पूरा सहयोग देने और सभी संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी के सामने रखने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस अरुण मुरुगन महत्वपूर्ण बात यह है कि बेंच ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां सिर्फ इस सवाल तक सीमित हैं कि क्या स्वतंत्र जांच जरूरी है और इसे आरोपों के गुणदोष पर निष्कर्ष या भविष्य की कार्यवाही में किसी पक्ष के खिलाफ पूर्वाग्रह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह आदेश एनजीओ आरापोर इक्वम की जनहित याचिका पर पारित हुआ। याचिका 2021 से 2023 के बीच लगभग 45,800 वितरण ट्रांसफार्मरों की खरीद के लिए जारी 10 टेंडरों से जुड़ी है, जिनका कुल अनुमानित मूल्य 1,183 करोड़ था। आरापोर इक्वम ने दावा किया कि टेंडर प्रक्रिया में चुनिंदा बोली दाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए हेरफेर किया गया, जिससे राज्य के खजाने को लगभग 397 करोड़ का नुकसान हुआ। चुनौती का मुख्य आधार कई टेंडरों में एक जैसी कीमत की बोली का आरोप था। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक कम से कम 7 टेंडरों में 25 से 37 बोलीदाताओं ने एक जैसी कीमतें दी, जो कार्टेल बनाने का संकेत है और तमिलनाडु टेंडर पारदर्शिता अधिनियम का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने सबरीवाला मामले की सुनवाई में एक एडवोकेट को फटकार लगाई है। पीठ ने कहा कि वे बार बार मुद्दे से भटक रहे हैं और अप्रासंगिक बातें कर रहे हैं। जजों ने उन्हें सिर्फ केस से जुड़े मुद्दों पर बोलने को कहा। 9 जजों की संविधान पीठ ने साफ किया कि वह 2018 के सबरीमाला फैसले को सही गलत पर सुनवाई नहीं कर रही। पीठ सिर्फ बड़े संवैधानिक सवालों के जवाब तक सीमित है।
कोर्ट ने बार बार कहा कि दलीलें सिर्फ कानूनी दायरे में रहे। अश्विनी उपाध्याय ने दलील दी कि धर्म रिलीजन से अलग है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 2526 की व्याख्या सीमित होनी चाहिए। उन्होंने सबरीमाला की परंपरा को जायज प्रतिबंध बताया और दर्शन संस्कृति से जुड़े तर्क भी दिए, लेकिन बेंच ने बार बार टोका। कोर्ट ने धर्मशास्त्र, इतिहास या दर्शन की बातों पर नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि दलीलें सिर्फ संवैधानिक सवालों और कानूनी सिद्धांतों पर हो। इतने बड़े संदर्भ में सटीकता और प्रासंगिकता जरूरी है। कोर्ट ने टिप्पणी 9 दिन में कोर्ट का रुख साफ था। धर्म से जुड़े मामलों में फैसला संविधान की व्याख्या पर ही होगा, न कि बड़े वैचारिक तर्कों पर। बेंच ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं को तय कानूनी ढांचे में काम करना होगा। स्वायत्तता के नाम पर असीमित या बेलगाम दावे सही नहीं है। अभी की स्थिति 28 अप्रैल 2026 तक सुनवाई जारी है। कोर्ट अलग अलग पक्षों को सुन रहा है। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लाया गया है। बेंच का फोकस उन बड़े संवैधानिक सवालों पर है जिनका असर सबरीमाला से भी आगे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हौस खास स्थित एएन झा डियर पार्क से हिरणों को राजस्थान के टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने देश भर में वन्य जीवों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कुछ हिरणों को दिल्ली से बाहर भेजने और बाकी को एएन झा पार्क में ही रखने की बात कही गई थी। कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मामले का निपटारा किया और अधिकारियों को वैज्ञानिक और समयबद्ध तरीके से स्थानांतरण योजना लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट के प्रमुख निर्देश हैं, इसमें पहला है सीईसी की सभी सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं। दूसरा है डीडीए सीईसी की निगरानी में और उसके द्वारा तैयार पशु स्थानांतरण मसौदा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से हिरणों का स्थानांतरण सुनिश्चित करें। तीसरा है एएन झा डियर पार्क ने अधिकतम 38 हिरण रखने की अनुमति केवल सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी और एनओसी मिलने पर ही दी जाएगी। डीडीए को आवश्यक लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षित स्टाफ तैयार करना होगा। रखे गए हिरणों में 15 नर और 23 मादाओं का अनुपात बनाए रखना होगा। अगर डीडीए इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता तो कोर्ट से स्पष्टीकरण आगे निर्देश लेना होगा। चौथा है संबंधित अधिकारी सीईसी की अन्य सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। एएन झा डियर पार्क हौस खास का क्षेत्र संरक्षित वन घोषित है। किसी भी स्थिति में इसकी प्रकृति या स्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। इसे भविष्य में भी संरक्षित वन के रूप में ही बनाए रखा जाएगा। सीईसी द्वारा तैयार वन्यजीव स्थानांतरण के व्यापक मसौदा दिशा निर्देशों की जांच पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करेगा। 6 महीने के भीतर जरूरी संशोधनों के साथ इन्हें लागू किया जाए। इन दिशा निर्देशों को वैधानिक दर्जा दिया जाना उचित है और इन्हें वैधानिक दर्जा दिया जाएगा। मंत्रालय इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा। रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह इस आदेश की प्रति सीईसी की रिपोर्ट के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तत्काल अनुपालन के लिए भेजे। डीआरजीओ स्कॉटलैंड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कीर्ति चिदंबरम की याचिका से खुद को अलग कर दिया है। सीबीआई ने चिदंबरम पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2005 में डीआरजीओ स्कॉटलैंड से रिश्वत ली थी। उस समय उनके पिता केंद्रीय वित्त मंत्री थे और रिश्वत के बदले शराब आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। यह याचिका शराब कंपनी डीआरजीओ स्कॉटलैंड से जुड़े कथित रिश्वत मामले में दायर की गई थी। चिदंबरम ने इस मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के केस को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया है। आज जब मामला सुनवाई के लिए आया तो जस्टिस शर्मा ने कहा कि इसे जुलाई में किसी दूसरी बेंच के सामने सूचीबद्ध करना होगा। यह दूसरी बेंच के पास जाएगा, किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करे, जज ने कहा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इसी सीबीआई एफआईआर से जुड़ा एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक और मामला भी दूसरी बेंच सुनेगी। कीर्ति चिदंबरम दिल्ली हाईकोर्ट के साथ कीर्ति चिदंबरम दिल्ली हाईकोर्ट फेसबुक सीबीआई का आरोप है कि कीर्ति चिदंबरम ने 2005 में डीआरजीओ स्कॉटलैंड से रिश्वत ली थी।
जब उनके पिता पी चिदम्बरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। रिश्वत के बदले शराब आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया था। चिदम्बरम पर सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 आपराधिक साजिश और 420 धोखाधड़ी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। समावेशिता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2026 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के चुनाव में उपाध्यक्ष का पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह आदेश पारित किया। इसके तहत एससीबीए के 2026 के आगामी चुनाव में उपाध्यक्ष का पद अन्य ईसी पदों के साथ महिला वकीलों के लिए आरक्षित किया गया है। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि मौजूदा एससीबीए कार्यकारी समिति इस साल की चुनाव समिति को 29 मई तक अधिसूचित करे। कोर्ट ने कहा, उसने जोड़ा कि नई नियुक्ति अधिकारी समिति 7 अगस्त को कार्यभार संभालेगी। यह आदेश एससीबीए की सहमति के बाद पारित किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, जो एससीबीए अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने किया। गौरतलब है कि बेंच ने एससीबीए की उदारता की सराहना की। सीजेआई कांत ने कहा कि एससीबीए ने कभी भी कोर्ट के सुझावों का विरोध नहीं किया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि एससीबीए पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करता है और उदाहरण पेश कर रहा है। इससे पहले कोर्ट ने महिला वकीलों के लिए कोषाध्यक्ष और सचिव के पद आरक्षित करने का निर्देश दिया था। इस साल के लिए टिप्पणी करते हुए कि प्रगति होना चाहिए, कोर्ट ने उपाध्यक्ष का पद आरक्षित करने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि एससीबीए की कभी कोई महिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रही है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एससीबीए के पदों में न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया था। इसने आगे निर्देश दिया कि 2024-25 के चुनाव में कोषाध्यक्ष का पद एक महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगा। हाल ही में सीजीआई बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि साल के एससीएओआरए चुनाव में सचिव और संयुक्त कोषाध्यक्ष का पद, साथ ही 2 कार्यकारी सदस्य पद महिला एओआर के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। एक असामान्य कदम उठाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने चल रहे आबकारी नीति मामले की सुनवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब ना वे खुद और ना ही उनके वकील इस कोर्ट में कोई दलील पेश करेंगे। फिलहाल जस्टिस शर्मा सीबीआई की उस अपील पर सुनवाई कर रही हैं, जिसमें एजेंसी ने केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को भ्रष्टाचार के मामले से बरी किए जाने को चुनौती दी है। जस्टिस शर्मा को भेजे गए पत्र में केजरीवाल ने लिखा कि उन्हें अब उनकी निष्पक्षता पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वे नैतिक रूप से इस कार्रवाई से हट रहे हैं। यह पत्र जस्टिस शर्मा द्वारा केजरीवाल के रिक्यूजल आवेदन को खारिज करने के कुछ दिन बाद आया। अपने आदेश में जज ने कहा कि किसी राजनेता को न्यायपालिका पर अविश्वास के बीज बोने की इजाजत नहीं दी जा सकती और केजरीवाल की अर्जी खुद न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने जैसी है। केजरीवाल ने अपने पत्र में महात्मा गांधी के सत्याग्रह का हवाला देते हुए कहा कि उनका यह कदम सिर्फ इसी मामले तक सीमित है। वे मानते हैं कि इससे उनके कानूनी हितों को नुकसान हो सकता है, लेकिन वे इसके लिए तैयार हैं। मैं उन नतीजों को भुगतने को तैयार हूँ। गांधीवादी सत्याग्रह का हर विवेकपूर्ण कदम यही बोझ उठाता हूँ। मेरा विवेक मुझे कोई और रास्ता नहीं देता। ऐसी कार्यवाही में शामिल होना जहाँ टकराव की गंभीर आशंका हो, मेरी आत्मा से समझौता होगा। यह न्यायपालिका की गरिमा और जनता के उस भरोसे के साथ भी अन्याय होगा जो अदालतों को सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आखिरी सहारा मानती है। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते। उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है? ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। गुरुग्राम में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने पंजाब हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश शील नागू से कहा कि वे मामले सोमवार को ही सुने।
सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची मौखिक मेशनिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने गुरुग्राम में स्टिल्स प्लस 4 इमारतों को निशाना बनाकर चल रही तोड़फोड़ मुहिम पर चिंता जताई। उन्होंने दलील दी, अब गुरुग्राम में तोड़फोड़ शुरू होने वाली है। हाई कोर्ट ने निषेधाज्ञा में कहा कि स्टिल्स प्लस 4 इमारतों के संबंध में पुरानी नीति का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन अब अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि हर गली में जाकर ढांचे गिरा दो। पेड़ जा रहे हैं, बाउंड्री वॉल गिर रही हैं। हाईकोर्ट ने कभी तोड़फोड़ नहीं कही थी। सीजेआई कान ने टिप्पणी की कि सवालों में जो ढांचे हैं वे अनाधिकृत हैं। ये अनाधिकृत ढांचे हैं। हाईकोर्ट के पास इस पर गौर करने की शक्ति है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 27 अप्रैल को गुरुग्राम के 44 सेक्टरों में अतिक्रमण विरोधी तोड़फोड़ अभियान शुरू करने वाला है। इससे पहले नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा 5 दिन लंबा तोड़फोड़ अभियान चलाया गया था। गुरुग्राम में तोड़फोड़ अभियान हरियाणा की स्टिल्स प्लस 4 नीति से जुड़ा है, जो स्टिल्स पार्किंग के ऊपर 4 मंजिला बनाने की अनुमति देती है। अप्रैल 2026 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस नीति पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अतिरिक्त मंजिलों से सड़क, सीवेज और ड्रेनेज पर बोझ पड़ेगा। अप्रैल 2026 के मध्य में अधिकारियों ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देकर लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में बाउंड्री वॉल, रैंप, कियोस्क जैसे अतिक्रमण गिराए। हालांकि निवासियों का तर्क है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ नीति पर रोक लगाई थी और मौजूदा नियम मानने को कहा था। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ का आदेश नहीं दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि एनएचआरसी ने अपने कानूनी दायरे से बाहर जाकर उत्तर प्रदेश के आर्थिक अपराध शाखा को राज्य के 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ शिकायतों की जांच का निर्देश दिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सरन की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अपनी शक्तियों के दायरे से बाहर जाकर काम किया। बेंच ने एनएचआरसी द्वारा चुनिंदा तरीके से अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों से जुड़े भीड़ हिंसा, सतर्कता समूह की कार्यवाही और कथित लिंचिंग की गंभीर घटनाओं में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि मानवाधिकार निकाय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं जिनमें प्रथम दृष्टया मौलिक या मानव अधिकारों के उल्लंघन का खुलासा नहीं होता। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे आयोग न्यायिक ट्रिब्यूनल नहीं है और उन्हें अपने कानूनी दायरे से बाहर जाकर मुकदमा चलाने या बाध्यकारी जांच निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के मुताबिक एनएचआरसी की भूमिका सिर्फ सिफारिश करने, सक्षम न्यायिक मंचों के सामने कार्यवाही करने या संज्ञेय मानवाधिकार उल्लंघन सामने आने पर एफआईआर दर्ज करने तक सीमित है। बेंच ने ये टिप्पणियां टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में की। याचिका में एनएचआरसी के फरवरी 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें सहायता प्राप्त मदरसों में कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच का निर्देश दिया गया था। एनएचआरसी के सामने की गई शिकायत में आरोप था कि मदरसा प्राधिकरण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के बीच मिलीभगत है। इसमें सरकारी धन के दुरुपयोग और रिश्वत व अवैध लाभ के जरिए अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एनएचआरसी के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, खासकर 1993 के अधिनियम में तय 1 साल की सीमा को देखते हुए, जो कथित घटना की तारीख से 1 साल से ज्यादा पुराने मामलों की जांच पर रोक लगा सकती है। हाईकोर्ट के पहले ही इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। प्रथम दृष्टया मूल्यांकन पर बेंच ने माना कि शिकायत में ऐसा कोई सीधा मानव अधिकार उल्लंघन नहीं दिखा जिसके लिए एनएचआरसी का हस्तक्षेप जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विवादों को हाईकोर्ट के सामने न्यायिक समीक्षा कार्यवाही, जिसमें जनहित याचिका भी शामिल है, के जरिए बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक को 11 मई 2026 को अंतिम सुनवाई तक बढ़ा दिया। साथ ही जुड़े मामलों को भी इस दिन सुना जाएगा। तो फिलहाल कोर्ट से इस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।